Hello everyone, this is Sandeep Rathore. Welcome to my channel US Recruitment. This is the third video of our training series. जो ये वीडियो है मैं इंग्लिश में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए है जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, जो फ्रेशर्स हैं और जो थोड़ा सा रिक्रूटमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है EAD. EAD इज नॉन एज एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। तो EAD एक तरह का वर्क परमिट है जिसके थ्रू फॉरेन एम्प्लॉयज जो हैं US में काम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए, या किसी भी एम्प्लॉयर के लिए फॉरेन एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा वर्क परमिट है जो कि काम करने की अथॉरिटी या परमिशन प्रोवाइड करता है। बहुत से जो EADs होते हैं, मैक्सिमम EADs की वैलिडिटी 1 ईयर होती है, बट स्टिल ये वैलिडिटी डिपेंड करती है करंट वीजा पर। और अगर आपका EAD एक्सपायर हो जाता है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको रिन्यू करवाइए, अदरवाइज आप कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से वीजाज हैं जो कि इस EAD का यूज करके US में काम कर सकते हैं। तो पहला हमारा वीजा है H4 EAD वीजा। H4 वीजा H1 का डिपेंडेंट होता है, तो H1 तो काम कर सकता है H1B वीजा के बेसिस पर, बट H4 वीजा जो है अलाउड नहीं है US में काम करने के लिए। और अगर US में उन्हें काम करना होगा तो उन्हें EAD की रिक्वायरमेंट होती है। तो H4 EAD यहाँ पर H4 EAD की हेल्प से वो लोग काम कर सकते हैं US में। इसी तरह से नेक्स्ट है L2 EAD, E3 EAD, CPT एंड OPT EADs। चलिए सबसे पहले वीजा की तरफ चलते हैं जो कि है H4 EAD। जैसा कि मैंने आपको बताया कि H4 डिपेंडेंट है H1 का, इसलिए H1B वीजा तो काम कर सकता है, बट H4 US में काम नहीं कर सकते। अगर उन्हें काम करना है तो उन्हें एक वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। ये वर्क परमिट कहलाता है EAD, H4 EAD। तो H4 EAD एक ऐसा वर्क परमिट है जिसके थ्रू H4 वीजा कैंडिडेट्स भी क्या कर सकते हैं, US में काम कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैलिडिटी की बात करें तो ये जनरली 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। स्टिल इसका जो वैलिडेशन है वो डिपेंड करता है H4 के स्टेटस पर। जो H4 की वैलिडिटी होगी वहीं इसकी वैलिडिटी जो है हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। H4 EAD होल्डर्स जो होते हैं वो फुल टाइम पार्ट टाइम कैसे भी वर्क कर सकते हैं और वो किसी भी फील्ड में वर्क कर सकते हैं। उन्हें किसी पर्टिकुलर या स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर H1B अगर काम करेगा तो H1B को एक पर्टिकुलर दे शुड बी गुड इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और दे शुड बी स्किल्ड वर्कर्स। वो जावा डेवलपर्स होने चाहिए, .NET डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, बिजनेस एनालिस्ट, इस तरह के स्किल्ड वर्कर जो होते हैं H1 पर काम कर सकते हैं। बट H4 EAD के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेशल स्किल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसी भी स्किल सेट पर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, H4 EAD जो होता है वो उसके लिए जॉब की रिक्वायरमेंट या किसी जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसा कि H1 के लिए हमें किसी जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह से H4 EAD पर अगर कोई वीजा लेना चाहता है तो उसी किसी भी तरह के जॉब ऑफर मीन्स किसी कंपनी से ऑलरेडी ऑफर आया हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना किसी जॉब ऑफर के भी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। किसी भी स्किल सेट पर काम कर सकते हैं, बिना जॉब ऑफर के वीजा H4 EAD कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा L2 EAD। L2 डिपेंडेंट है L1 का, यानी इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा का जो डिपेंडेंट वीजा है वो कहलाता है L2। इसी तरह से अगर L2 को भी US में काम करना हो तो L2 EAD के थ्रू वो काम कर सकता है। तो L2 EAD किस तरह का डॉक्यूमेंट है, इस तरह का वर्क परमिट है जिसके थ्रू L2 EADs जो होते हैं US में काम कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो वैलिडिटी इनिशियली 2 इयर्स होती है, बट रिन्यू हो सकती है और डिपेंड करती है आपकी L2 की वैलिडिटी पर। जितनी L2 की वैलिडिटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है EAD मैनेज कर सकते हैं। रिसेंटली
कुछ चेंजेस हुए हैं L2 वीज़ा के लिए, L2 और E3 डिपेंडेंट वीज़ास के लिए। पहले ये ईएडी के थ्रू काम, ईएडी के बिना काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब केवल I-94 स्टेटस के थ्रू ये लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इन्हें ईएडी का वेट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि I-94 अप्रूव्ड होने के बीच और E3 ईएडी मिलने के बीच 3 से 4 महीने या 6 महीने का डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस, उस ड्यूरेशन की ईएडी को वेट करने की जरूरत नहीं है। वो बिना इस ड्यूरेशन के कंप्लीट हुए या बिना ईएडी कार्ड मिले भी काम कर सकते हैं। तो L2 I-94 पर क्या कर सकता है, काम कर सकता है, उसे ईएडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब I-94 क्या है? अब I-94 हमें थोड़ा सा समझना होगा। I-94 में अराइवल और डिपार्चर रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन होती है, यानी कब आप यूएस से बाहर गए, कब आप यूएस वापस आए, इन सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है, जो रिकॉर्ड होता है, वो किस में होता है, I-94 में। तो इसको बोलते हैं अराइवल डिपार्चर रिकॉर्ड। अब ये I-94 जो होता है, ये जो कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, ये I-94 पासपोर्ट के साथ ही अटैच करता है एंट्री के टाइम। मतलब जब आप यूएस में एंट्री करना चाहते हैं तभी आपको क्या मिल जाता है, I-94 स्टेटस मिल जाता है, और इस I-94 स्टेटस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट वीजा हमारा इसी लाइन में है E3 EAD और E3D। जैसे कि हमें पता है E3 ऑस्ट्रेलियन वीजा है। जो भी ऑस्ट्रेलियन कैंडिडेट यूएस में वर्क करना चाहते हैं वो E3 वर्क परमिट के थ्रू वर्क कर सकते हैं। बट ऑस्ट्रेलियन के स्पाउसेस अगर काम करना चाहते हैं, यानी E3 डिपेंडेंट वीजा अगर काम करना चाहते हैं, तो उन्हें E3 EAD की रिक्वायरमेंट होती है। तो E3 EAD एक ऐसा वर्क परमिट है जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को काम करने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो इसकी वैलिडिटी भी 2 साल 2 ईयर्स ही होती है। वैलिडिटी रिन्यू हो सकती है, और वैलिडिटी LCA पर डिपेंड करती है। LCA क्या है, लेबर कंडीशन अप्लाई, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए LCA जिसमें पे रेट इंफॉर्मेशन हो, ड्यूरेशन हो, फी इंक्लूडेड हो, एवरीथिंग, एवरी डिटेल्स इज इंक्लूडेड इन LCA। तो जो LCA की वैलिडिटी होती है वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी डिटेल में हम LCA भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करवाऊंगा तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। E3 जैसा कि यहाँ पर भी अब मैं पहले डिस्कस किया है कि E3 भी ऑल्सो एलिजिबल है, कि E3 EAD वीजाज भी जो होते हैं I-94 स्टेटस पर ही काम कर सकते हैं, सेम एज L2। अब नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें EAD में, तो वो हमारे पास है CPT। CPT इज नोन एज करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो हम CPT की अगर बात करें तो एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। CPT एंड OPT आर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दीज आर नॉट वीजास। कुछ रिक्रूटर्स या कुछ फ्रेशर्स कैंडिडेट्स होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि CPT और OPT वीजास है। दीज आर नॉट वीजास, दीज आर जस्ट ट्रेनिंग्स, right? I hope it is clear. These are not visa. The full name is curriculum practical training and optional practical training, right? If they want to work, अगर इन लोगों को काम करना है तो या तो I-20 की रिक्वायरमेंट होती है या फिर रिक्वायरमेंट होती है EAD कार्ड की। CPT जो होते हैं I-20 पर भी काम कर सकते हैं। I-20 पिटीशन अगर इनका कंप्लीट है, अगर I-20 पिटीशन अप्रूव्ड है, तब ये क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, राइट? तो CPT 2 तरह का होता है, पार्ट टाइम CPT और फुल टाइम CPT। पार्ट टाइम CPT में जो भी स्टूडेंट है वो 20 घंटे से कम काम कर सकता है, लेस देन 20 आवर्स इन अ वीक। और फुल टाइम CPT में जो स्टूडेंट है वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकता है, 40 आवर्स इन अ वीक भी काम कर सकता है। फुल टाइम CPT की जो लिमिट होती है, जो वैलिडिटी होती है, वो 1 ईयर, दैट इज मैक्सिमम 1 ईयर। एक चीज और है यहाँ पर, अगर फुल टाइम CPT पर कोई स्टूडेंट पूरे टाइम काम कर रहा है तो वो OPT के लिए एलिजिबल नहीं होगा, दैट इज अ कंडीशन, राइट? A student can continue to request OPT until the last day of their final quarter.
अपने फाइनल क्वार्टर के लास्ट डे तक वो जो क्या कर सकते हैं, वो सीपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट इज नॉन एज ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, right? That is optional practical training, means the candidate can work after completing the graduation as well. So that is the main thing is able to understand. Curriculum means कि कैंडिडेट या स्टूडेंट जो है अपना करिकुलम के टाइम ही अपनी जॉब कर सकता है। ऑप्शनल मतलब वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब कर सकता है। तो अगर हम ओपीटी की बात करें तो 12 मंथ्स का एक वर्क ऑथराइजेशन होता है जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड ऑफ स्टडी, राइट। तो अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो 12 मंथ इसकी वैलिडिटी होती है, प्लस 24 मंथ स्टेम एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को 24 मंथ्स का एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है इफ दे आर एलिजिबल, only if they are eligible. So total validity can be 36 months, right? OPT वीजा पर कैंडिडेट 36 मंथ तक काम कर सकता है OPT EAD पर, राइट। सो ये भी दो टाइप का है, प्री कंप्लीटेशन और पोस्ट कंप्लीटेशन। जैसे कि आपको नाम से पता चलता है, प्री कंप्लीटेशन मतलब यहां पर कैंडिडेट स्टूडेंट तब जॉब कर सकता है जब वो स्टडी कर रहा हो, और पोस्ट कंप्लीटेशन में कैंडिडेट तब भी जॉब कर सकता है जब उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली हो। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे, आई होप इट इज क्लियर। किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट मी। इट इज वेरी क्लियर, प्री एंड पोस्ट एंड दैट इज पार्ट टाइम एंड फुल टाइम CPT and OPTs. These are not visas, please remember. Now CPT versus OPT, कुछ डिफरेंस हैं सीपीटी और ओपीटीज में। सबसे पहला डिफरेंस है सीपीटी मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर ग्रेजुएशन। सीपीटी जो होना चाहिए ग्रेजुएशन के पहले ही कंप्लीट होना चाहिए, और ओपीटी ग्रेजुएशन के पहले भी हो सकता है, मिल सकता है, और ग्रेजुएशन के पहले भी मिल सकता है। सीपीटी के लिए जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट जरूरी है। अगर जॉब ऑफर है तभी उसको सीपीटी के लिए वो एलिजिबल होगा, क्योंकि ये कॉलेज के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। और बट ओपीटी के लिए किसी तरह के कोई जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीपीटी वर्क परमिट इज ग्रांटेड ऑन I-20। अगर I-20 है तो I-20 के थ्रू सीपीटी कैंडिडेट जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, काम कर सकते हैं। बट ओपीटी वर्क परमिट इज ग्रांटेड ऑन EAD। ओपीटी अगर काम करना चाहता है तो उसको EAD की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट EAD दे कैन नॉट वर्क। नाउ सीपीटी दो तरह का होता है, पार्ट टाइम, फुल टाइम। पार्ट टाइम में कैंडिडेट 20 आवर्स से कम काम कर सकता है, फुल टाइम में 40 आवर्स भी कर सकता है, 20 आवर्स से ज्यादा कर सकता है। उसी तरह से ओपीटी भी दो तरह का होता है, प्री कंप्लीटेशन और पोस्ट कंप्लीटेशन। प्री कंप्लीटेशन ओपीटी, जब प्री मीन्स अब हमारी ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्लीट किया जाए या ग्रेजुएशन के पहले कंप्लीट किया जाए तो वो हो जाएगा प्री कंप्लीटेशन ओपीटी। वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स की। पोस्ट कंप्लीटेशन ओपीटी आफ्टर स्टडी भी किया जा सकता है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ्स है। अगर स्टेम स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं और एलिजिबल हैं तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं इस EAD को 24 मंथ्स के लिए, 2 साल और वो इस EAD पर काम कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट जो कि F1 वीजा पर गया है, और ये सारे जो CPT और OPT है ये F1 वीजा स्टूडेंट्स को मिलते हैं, यानी F1 वीजा जिसके पास होगा, जो स्टूडेंट F1 वीजा पर गया है उसे CPT या OPT प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोई स्टूडेंट अगर इंडिया से F1 स्टेटस पर गया है और वहां वो जॉब करना चाहता है तो वो CPT के थ्रू इनिशियल जॉब कर सकता है, फिर वो OPT के थ्रू अप्लाई कर सकता है, और इस तरह से वो कंटिन्यूस 3 साल जॉब कर सकता है सिर्फ CPT और OPT की हेल्प से। फिर वो चाहे तो अपना H1 अप्लाई कर सकता है, राइट। तो ये आगे की प्रोसेस है, बट इनिशियली 3 इयर्स जो है वो काम कर सकता है। अब हम देखेंगे कि CPT और OPT किस तरह से मिलते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे CPT और OPT दिया जाता है। तो CPT सिंपल, लाइक I-20 परमिट। I-20 अगर आपका अप्रूव्ड है, I-20 एक तरह का पिटीशन होता है
जो कि डीएसओ को साइन कर भेजा जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू। अगर वो पिटीशन अप्रूव्ड है तभी I-20 सीपीटी वीजा जो होते हैं उस पर काम कर सकते हैं। ओपीटी ईएडी कार्ड के लिए कुछ प्रोसेस होती है, सेम प्रोसेस है, जस्ट लाइक I-20 यहाँ भी रिक्वायर्ड होता है। इससे पहले हम समझेंगे डीएसओ और सेवीज क्या है। डीएसओ है डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल्स एंड सेवीज इज स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। तो डीएसओ जो होते हैं स्टूडेंट्स को फॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, दैट फॉर्म इज नोन एज I-20, वी आल्सो कॉल्ड एज पिटीशन, राइट। सो पिटीशन, I-76 फॉर्म और फी, ये सारा सब कुछ कंप्लीट करके सबमिट किया जाता है किसको? USCIS को। और USCIS जो है एडजस्ट करता है स्टेटस I-765 की फॉर्म में। ये सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड होकर I-765 कहलाते हैं। अब अगर आपका USCIS वीजा आपका अप्रूव्ड करता है, ईएडी अप्रूव्ड करता है, तो वो I-797 जो है फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर अप्रूवल। अगर डिनाई होता है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है तो अगेन आपके जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं USCIS को, और उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेटस आपका एडजस्ट हो सकता है और वापस आप ईएडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप इसमें सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करिए। अगेन माय नेम इज संदीप राठौर, माय चैनल नेम इज US Recruitments. Please share, like and subscribe the channel. Thanks, bye, take care.